हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये कंपनी का अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसमें करेक्शन आया है और इसके अंदर बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल स्टिक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बना रहा है। और अब और एक चीज़ अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो ये अभी इतना करेक्ट हुआ है लेकिन ये डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ऊपर जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये तुरंत ऐसे कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा। हो सकता है कि ये इधर से भी ब्रेक करे और जो इसका ये सपोर्ट है, अगर आप देखोगे, ये इसका पहला सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर आप चाहिए तो एंट्री ले सकते हो। अगर यहाँ पे ये आता है तो भी एंट्री ले सकते हो या फिर अभी भी टाइम है इसके अंदर एंट्री लेने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत जाएगा। हाँ, अगर आपने समझ जाओ कि यहाँ पे एंट्री लेते हो, तो ये हो सकता है कि थोड़ा-सा और करेक्ट करे, तो उस केस में आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। तो अपॉर्च्युनिटी है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा हमें? फंडामेंटल एनालिसिस से। तो टेक्निकली मुझे ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है एंट्री लेने के लिए। और स्टॉप लॉस अगर चाहिए आपको तो 1455 पे स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आता है तो आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हो। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको यहाँ पे भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। ठीक है, हम लोग कंपनी का फंडामेंटल्स देख लेते हैं पहले। बजाज फिनसर्व का हम लोग फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी कैसे परफ़ॉर्म कर रही है, कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज़, बैलेंस शीट, फिर उसके बाद में क्वार्टरली रिज़ल्ट, क्वार्टर 2 एफवाई 25 का रिज़ल्ट आया है एंड H1 एफवाई 25 का रिज़ल्ट हम लोग कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से। उसके अलावा हम लोग कंपनी का, जैसे हमने टेक्निकल देखा, तो थोड़ा बहुत और टेक्निकल देखेंगे। कंपनी ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो बजाज ग्रुप के अंदर बजाज फिनसर्व के अंडर और कितनी कंपनीज़ आती है, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इन शॉर्ट हम लोग कंपनी का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके अंडर जितनी कंपनीज़ है, उसके अंदर कंपनी ने उसके सब सब डिवीज़न ने कैसे परफ़ॉर्म किया है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कंपनी का, हम लोग देखेंगे कैसा इनका स्ट्रक्चर है पहले। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत अभी समझ लेंगे। बजाज ग्रुप स्ट्रक्चर है ये। इसे ध्यान से आप देखिए, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टिंग लिमिटेड, ये लिस्टेड कंपनी है। इसके अंदर 3 डिविजन्स है, यहाँ पे 3 कंपनी है। बजाज ऑटो लिमिटेड जो कि आता है ऑटो बिज़नेस सेगमेंट में। सेकंड है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, ये भी लिस्टेड है। बजाज सर्विसेज आर्म है ये। फिर महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड जो आता है अनरजिस्टर्ड सीआईसी में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, इसके अंदर तो ये तो इसके अंदर कोई कंपनी यहाँ पे ऐड नहीं किया, लेकिन बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अंदर अगर आप देखते हो तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फिर यहाँ पे उनके परसेंटेज दिए हैं कि कितना होल्डिंग है इसमें। ठीक है, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड 80% का होल्डिंग है। फिर यहाँ पे बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड, यहाँ पे 100% का होल्डिंग है। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यहाँ पे 100% का होल्डिंग है। फिर बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अंदर अगर देखेंगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 88% का होल्डिंग है। बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिमिटेड, ये है 100% का होल्डिंग। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख गया रहेगा कि ये कंपनी का ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा है। देखेंगे बजाज फिनसर्व विजन डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप इन अ पैन इंडिया प्रेजेंस। तो यहाँ पे एसेट एक्विजिशन करती है, एसेट प्रोटेक्शन का काम करती है, यहाँ पे फैमिली हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर इन्वेस्टमेंट वेल्थ मैनेजमेंट करती है, रिटायरमेंट, यहाँ पे रिटायरमेंट के अंदर भी काम करती है। तो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन है। तो बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट एंड पेंशन में काम करती है। बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस में काम करती है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये कंज्यूमर एंड फाइनेंस बिजनेस में काम करती है। फिर यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये मॉर्गेज एंड डेवलपर फाइनेंसिंग के अंदर आती है। फिर बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट, ये म्यूचुअल फंड के अंदर आती है। बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड, ये आती है डिजिटल मार्केट प्लेस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड, ये आता है हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म एंड टीपीए सर्विसेज के अंदर। बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिमिटेड, ये आता है डिजिटल स्टॉक ब्रोकर के अंदर, जिसको हम लोग BEFSL बोलते हैं। तो ये इनका प्रोडक्ट एंड ये इनका प्लेटफॉर्म है। आपको देखना है ना कि यहाँ पे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ द ग्रुप, तो यहाँ पे हर एक कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप यहाँ पे ग्रोथ फॉर द ईयर
5 ईयर CAGR एंड ये 10 ईयर CAGR। तो हम लोग इसको एक-एक करके नहीं देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज फिनसर्व लिमिटेड, इसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ एंड टोटल इनकम, ये बहुत ही अच्छी जो इनकी परसेंटेज है बहुत ही अच्छे है। ग्रोथ फॉर द ईयर देखेंगे तो 34% का नेट इनकम है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 27% का, नेट ग्रोथ है यहाँ पे 30 का। तो सिमिलरली ये सारे जो नंबर है CAGR ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस का भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनका परसेंटेज है। फिर बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ है फॉर द ईयर, एंड यहाँ पे 5 ईयर का CAGR एंड देन 10 ईयर का CAGR ये काफ़ी अच्छा है। देन बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अंदर भी देखोगे तो ये भी परसेंटेज इनका काफ़ी अच्छा है, नेट इनकम, टोटल यहाँ पे देखेंगे, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो ये भी 5 ईयर का एंड 10 ईयर का काफ़ी अच्छा है। देन यहाँ पे हम देखेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ है। ये कंपनी का जो भी ग्रुप स्ट्रक्चर है उसके अंदर कैसे ग्रो किया है उन्होंने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। हम लोग कंपनी का परफॉर्मेंस समरी देखेंगे Q2 एंड H1 FY25 का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो टोटल रेवेन्यू जो है ये कंसोलिडेटेड यहाँ पे दिया है, और जो भी नंबर है ये क्रोर्स में है, और ये फॉर द क्वार्टर है, फॉर द पीरियड है, और ये FY24 का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो Q2 FY25, Q2 FY24, ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे ग्रोथ दिया है परसेंटेज में। तो टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो 30% का है, हाफ ईयरली का देखेंगे तो 32% का है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये नंबर है टोटल रेवेन्यू इनका। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कंसोलिडेटेड नंबर है, तो 8% का ग्रोथ है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और या हाफ ईयरली 9% का ग्रोथ है, तो ये नंबर मुझे डाउन लगा थोड़ा। नेट वर्थ स्टैंडर्ड उनका देखेंगे तो 28% से ग्रो हुआ है, एंड यहाँ पे भी 28% से ग्रोथ दिखा रहा है। नेट वर्थ यहाँ पे कंसोलिडेटेड देखेंगे तो 34% से यहाँ पे ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे परसेंटेज है ग्रोथ का, एंड यहाँ पे भी 34% का ग्रोथ है। सरप्लस फंड है यहाँ पे 28% का ग्रोथ है, देन यहाँ पे 28% का ग्रोथ है हाफ ईयरली में भी। बुक वैल्यू पर शेयर अगर देखेंगे कंसोलिडेटेड का तो 34% का ग्रोथ है, एंड यहाँ पे भी 34% का ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है, और इसके अंदर करेक्शन आने के बाद तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वैल्यू पे अभी ये ट्रेड हो रही है। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 2,59,912 करोड़ का है, काफ़ी अच्छी और बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। लो बनाया था 1,419 का, हाई बनाया था 2,030 का, लेकिन अभी करेक्शन आने की वजह से अभी इसका प्राइस है 1,628 रुपीज़ का। तो ये जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी का ये प्राइस यहाँ पे है, तो जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो मे भी इसका प्राइस यहाँ पे चेंज हो चुका रहेगा। स्टॉक का पी है 30, इंडस्ट्री पी यहाँ पे देखेंगे तो 23 का है, तो अभी भी अपनी इंडस्ट्री पी से हाई पे ही मिल रहा है इतने करेक्शन होने के बावजूद। यहाँ पे ROCE है 11.7 का, और ROE है इसका 15.3 का, तो ये भी डिसेंट है, मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी लेकिन काफ़ी डिसेंट है ये। यहाँ पे फेस वैल्यू है 1। यहाँ पे डिविडेंड पे आउट बहुत ही कम देती है कंपनी, 1.96% का सिर्फ डिविडेंड पे आउट है, तो ऑलमोस्ट इसने 2024 में 1 रुपीज़ का यहाँ पे डिविडेंड दिया था। यहाँ पे ईपीएस देखेंगे तो 53.3 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.80 का, एनपीएम लास्ट ईयर का यहाँ पे देखेंगे तो 15.1 का है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 4.66 है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे इनका डेट इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन ये कैसी कंपनी है, लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोन, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो ये कंपनी के पास डेट रहना ज़रूरी है, बिना डेट के ऐसी कंपनी ज़्यादा काम नहीं कर सकती है, तो इनको डेट लेना पड़ता है, एंड देन ये दूसरे लोगों को लोन देती है फिर वही पैसों से। करंट रेशियो इसका देख लेंगे तो 0.25 का है, क्विक रेशियो है 0.24 का, तो ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा 1 के ऊपर रहता तो बहुत बढ़िया रहता। प्राइस टू अर्निंग है 30.6 का, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे प्लेज परसेंटेज तो 0.01 का है, तो एकदम कम अमाउंट का शेयर यहाँ पे प्लेज होल्डिंग पे है। पीजी रेशियो है 1.50 का, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.80 का। तो कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, और बहुत ही बड़ी कंपनी है। देखो आप कंटिन्यूसली ये एक ही फेस पे घूम रहा था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसने टाइम लगाया था,
तो अगर आपको लगता है कि ये इतना करेक्शन आया है तो ये तुरंत ऊपर जाएगा, तो अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो इसने काफ़ी टाइम लगाया था। जनवरी, मार्च, मई, फिर यहाँ पे जुलाई, ठीक है, सितंबर से लेके नवंबर तक इसने काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड बनाया एंड देन नवंबर में इसने थोड़ा-सा करेक्शन भी दिया। तो हो सकता है कि इसको थोड़ा-सा टाइम लगे, अच्छा प्रॉफ़िट, अच्छा रिटर्न देने में, लेकिन अभी भी ये काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रही है। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे। ये जो सेल्स है, आप देखोगे ना इसका सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होते जा रहा है। ये मार्च 2024 का नंबर है, ठीक है? 1,10,382 करोड़ का था, अब ट्रेलिंग 12 मंथ का, यहाँ पे और भी 2 क्वार्टर बाकी है, ठीक है? तो अभी तक का यहाँ पे 1,26,000 यानी कि प्रीवियस जो सेल्स यहाँ पे अमाउंट है, उसको भी उसने काफ़ी अच्छे से क्रॉस कर दिया है। सोचो, इसके अंदर पूरे 1 ईयर का डेटा रहेगा, तो सेल्स इसका कितना ज़्यादा रहेगा, ठीक है? तो आप यहाँ से ही समझ सकते हो कि कंपनी के पास इतनी अच्छी सेल्स है तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी भी बनेगी। यहाँ पे आप एक्सपेंसेस देखेंगे, तो एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये नंबर को आप ध्यान से देखिए और ये नंबर को कंपेयर कीजिए एंड फिर आप खुद से सोचिए कि आपको क्या लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी। भले ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड आ चुकी है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम यहाँ पे सेल्स का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कोई सेल्स में कमी नहीं दिख रही है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 45,479 करोड़ का हो गया है, तो प्रीवियस को भी इसने ब्रेक कर दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 36% का है, तो प्रीवियस 37 का था लेकिन अभी 36 का हो गया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम लोग देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इसने प्रीवियस को ब्रेक करके और इसका कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज होके अभी हो गया 16,520 करोड़ का। यहाँ पे ईपीएस देखेंगे तो 53.26 का हो गया, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो कंपनी का बैलेंस शीट देख लेंगे तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 160 सितंबर का, यहाँ पे देख लो आप, इंक्रीज़ हो गई है, पहले 159 था अभी 160, मतलब ज़्यादा नहीं। यहाँ पे रिज़र्व्स देखेंगे कंपनी के पास, तो रिज़र्व्स यहाँ पे देखो, मार्च 2013 से लेके यहाँ पे इसके रिज़र्व्स एक बार भी ऐसा नहीं है कि कम हुआ है, कंटिन्यूअसली इसका रिज़र्व इंक्रीज़ हो रहा है, जिसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास पैसा है और कंपनी अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से कर रही है, इसके लिए उनके पास यहाँ पे रिज़र्व्स है। अब बोरोइंग देख लेंगे, तो बोरोइंग देख के आप डर मत जाना कि अरे बाप रे! इसमें तो बोरोइंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होते जा रही है, ऐसा नहीं है। अभी आप एक चीज़ देखो, अभी आपने यहाँ पे देखा इनका जो सेल्स है 1,26,263 हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि इसका ये जो बोरोइंग है, ये कम रहना चाहिए या ज़्यादा रहना चाहिए? ऑब्वियसली ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास सेल्स ज़्यादा आ रहा है, तो ये कंपनी को ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा, राइट? बोरो करना पड़ेगा। तभी जाके ये लोगों को लोन दे सकते हैं एंड देन उसको रिकवरी कर सकते हैं। तो इसके वजह से ये जो अमाउंट है यहाँ पे आपको इतनी दिख रही है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। टोटल लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई है, प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो ये ऑलरेडी एक्सीड यहाँ पे 6,01,195 का हो गया एंड सिमिलरली टोटल एसेट भी कंपनी का इंक्रीज़ हो गया है। तो बैलेंस शीट भी मुझे अच्छा लगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी हम लोग देख लेते हैं ये शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके अंदर एफआई एंड डीआई क्या सोचता है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो सेम है, सिर्फ 0.01% का यहाँ पे प्लेज में है, ठीक है, यानी कि गिरवी रखा है उन्होंने अपने 0.01% का शेयर। एफआई का होल्डिंग आप देखो तो एफआई ने यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है, 8.39 है, अब यहाँ पे 8.24 हो गया है, ठीक है, यहाँ पे 8.42 था, फिर 8.39, तो यानी कि मार्च 24 से लेके ये कंटिन्यूसली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेलिंग तो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे डीआई क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है यहाँ पे, डीआई यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे एंट्री ले रहा है। जैसे ही एफआई सेल कर रहे हैं, यहाँ पे डीआई अपना इंक्रीज़ करते जा रहा है। पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक ने भी इसमें थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी मुझे पॉजिटिविटी लग रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एफआई ने सेल किया है तो कोई बाय नहीं कर रहा है। इनफैक्ट पब्लिक यहाँ से कम हो रही है, लेकिन डीआई को इंटरेस्ट है इसमें, इसलिए कंटिन्यूअसली ये अपने जो भी परसेंटेज है वो इंक्रीज़ करते जा रही है धीरे-धीरे। यहाँ पे देखेंगे बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, तो यहाँ पे भी आपको शॉर्ट में हम लोग देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ दे रही है ये,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 6% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम जो है वो डाउन हुआ है 20%, क्योंकि लार्ज गवर्नमेंट हेल्थ ऑर्डर्स जो है वो Q2 से मूव होके Q3 पे चला गया है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। कंबाइंड रेशियो बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है 101.4% से, काफ़ी अच्छा। एंड यहाँ पे कोर बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छे से 11% से अप है। अगर हम लोग इंडस्ट्री ग्रोथ से कंपेयर करेंगे तो इसने काफ़ी अच्छा प्रीमियम यहाँ पे अप दिया है। यहाँ पे बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस का देखेंगे तो जो इंडिविजुअल बिजनेस है वो 34% से ग्रो हुआ है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है ये। न्यू बिजनेस वैल्यू जो है जिसको हम लोग NBV, वो 3% से ग्रो हुआ है, बट न्यू बिजनेस मार्जिन जो है वो 3.8% से डिक्लाइन हुआ है यूलिप सेल्स की वजह से, तो उसका सेल्स कम हुआ। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम इंक्रीज बाय 23%, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, और इसका AUM 25% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी शानदार ये नंबर है 1,23,178 करोड़ का। तो कंपनी आज फिनसर्व के अंडर जो कंपनीज आती है उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। देखेंगे बजाज फाइनेंस कैसा परफॉर्म करे, तो AUM जो है वो 29% से ग्रो हुआ है, एंड टोटल इनकम जो है वो 24% से ग्रो हुआ है, और 13% इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो काफ़ी अच्छा है ये। बजाज हाउसिंग फाइनेंस से देखेंगे तो ये 26% से इंक्रीज हुआ है AUM, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 21% से इंक्रीज हुआ है, एंड एक्सीलेंट क्रेडिट परफॉर्मेंस मिला है इसको 0.12% का। तो काफ़ी अच्छा कंपनी यहाँ पे देख रहे हो आप, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज हाउसिंग, तो काफ़ी अच्छे नंबर है इनके। पे इमर्जिंग बिजनेस के बारे में यहाँ पे कमेंट्री आई है कि स्टॉक ब्रोकिंग रेवेन्यू जो है वो 78% से इंक्रीज हुआ है। बजाज फिनसर्व डायरेक्ट जो है वो 30% से ग्रो हुआ है उसका रेवेन्यू, एंड बजाज फिनसर्व हेल्थ जनरेटेड 232 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, तो काफ़ी अच्छा कंपनी यहाँ पे ग्रो करते जा रही है। तो अभी तक जितना भी हम लोग ने कंपनी का फंडामेंटल्स देखा, तो मुझे कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है अभी भी, और इसमें हालांकि कॉम्पिटिटर आ गए हैं, लेकिन ये फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, तो आगे जाके इसका फ्यूचर बहुत है, क्योंकि अभी सब लोगों को जो भी लोन लेना रहता है तो बजाज फाइनेंस सर्विसेज या बजाज फिनसर्व के अंदर जो भी कंपनी आती है, बहुत इजी प्रोसेस हो गया है, ठीक है, और कंपनी और काम भी कर रही है उसको और इजी कराने के लिए, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप एक बार खुद से एनालिसिस कीजिए एंड फिर देखिए कि आपको ये कंपनी के बारे में क्या लगता है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप कोई भी रिकमेंडेशन मत समझिएगा। कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली चार्ट देख लेंगे, तो मैंने जस्ट 2 लाइन यहाँ पे बना के रखा है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये इसका सपोर्ट है, ये इसको टच नहीं किया था इसने। यहाँ पे इसने अगर वीकली देखोगे तो 1570 के आसपास यहाँ पे 2 हफ्ते से है, ठीक है। अगर ये कोई भी न्यूज़ की वजह से अगर ये ब्रेक करता है, तो हो सकता है कि ये 1515 के लेवल पे आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे घूम रहा था। अभी थोड़ा-सा इसके ऊपर घूम रहा है, लेकिन हो सकता है। अगर यहाँ से भी ब्रेक करता है तो ये आ सकता है 1453 के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपके पास पेशेंस है और यहाँ पे अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो डेफ़िनेटली इसके साथ जाना। और यहाँ पे अगर आप देखते हो कि अगर आपको ये लेवल से ज़्यादा अगर गिरता है, तो ये किसका हो सकता है स्टॉप लॉस 1310 का। तो मैं ये और एक स्टॉप लॉस देना चाहूँगी 1310 का, या फिर ये वाला स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है? हाँ, तो इसको आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो 1458 पे, अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लेना है। अगर आपको बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो आप ये 1318 पे आप एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो, ठीक है? तो अगर मैं अभी भी बोलूँगी कि अगर ये और भी सस्ते में मिल रही है और भी इसका प्राइस गिर रहा है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी होगी। एक्स डेट इसका 2022 में आप देखोगे तो 1:5 से यहाँ पे स्प्लिट हुआ था। अदरवाइज़ ये स्टॉक बहुत ही महँगा था। अभी इसने रिसेंटली अभी डिविडेंड भी दिया था ₹1 का। यहाँ पे पहले इसने डिविडेंड दिया था 2023 में 0.8 का। तो डिविडेंड इतना ख़ास नहीं देती है ये, लेकिन प्रॉफ़िट अच्छा बना के देती है। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, उनको भी ये वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।
अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट आप आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।